दोस्तों नमस्कार। मैं शिवराज सिंह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, डेजिग्नेटेड पार्टनर फिनटेक इंटेलिजेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के एसएससी सीईओ श्री कृष्ण मिश्रा जी मौजूद हैं। श्री कृष्ण मिश्रा जी को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपने इंडियन फाइनेंशियल प्लानिंग को नए आयाम तक पहुंचाया है। देश के सभी प्रतिष्ठित आईआईएम और बी स्कूल, इंक्लूडिंग आईआईएम अहमदाबाद और बेंगलोर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने सीएफपी सर्टिफिकेशन को लेकर अपना मॉड्यूल लॉन्च किया है। आप वित्तीय शिक्षा जगत के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। आपका 2 दशकों से अधिक का वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल प्लानिंग सहित विषयों पर आपका समृद्ध अनुभव है। आपके इस अद्वितीय अनुभव और योगदान को ध्यान में रखते हुए 100 ग्लोबल लीडर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आज हम श्री कृष्ण मिश्रा जी के साथ रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग इन इंडिया, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी पर आपके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे आशा है कि आज मैं वित्तीय शिक्षा के ऊपर लोगों से बात कर पाऊंगा, और स्पेशली रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विकसित भारत के लिए, उस पर मैं कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी धन्यवाद मुझे यहाँ जी बुलाने के लिए शिवराज जी। सर, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आप इसको एक्सप्लेन करते हैं या लोगों को बताते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर है क्या, और क्या ये सबके लिए जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या सबकी जरूरत हो गई है, और अगर हाँ तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग को एक लेमैन लैंग्वेज में आप कैसे समझाते हैं लोगों को। शिवराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को देखें तो, अगर हम शुरू से बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग आज से नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सदियों से चली आ रही है। अगर आप महाभारत और रामायण के समय से भी देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग उस वक्त ही होती थी। वो अलग बात है कि एज ए प्रोफेशन इसको 1973 में रिकॉग्नाइज किया, जब पहली बार हमने सीएफपी सर्टिफिकेशन को लॉन्च किया। इससे पहले क्या था, हम लोग अकाउंटिंग की बातें किया करते थे, हम फाइनेंस की बातें करते थे, और फाइनेंस में हम हमेशा कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते थे कि भाई एक कॉर्पोरेट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फाइनेंस मैनेज हो। लेकिन लोगों ने कभी भी पर्सनल फाइनेंस की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। लोगों ने समझा कि पर्सनल फाइनेंस तो मुझे आता है, ये तो मैं जानता हूँ, इसके लिए मुझे किसी से कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन जब 1973 में इसको समझा गया तो आज 51 साल हो चुके हैं सीएफ की सर्टिफिकेशन को दुनिया भर में काम करते हुए। और करीब 2,30,648 से ज्यादा लोग हैं जो दुनिया भर में आज सीएफ के प्रोफेशनल्स हैं। उनमें से एक आप भी हैं शिवराज जी। और आप जैसे लोग जो लोगों की मदद करते हैं उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली हमारे जीवन को मैनेज करना है, पैसे को मैनेज करना नहीं है। पैसा तो चलिए वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो उसमें से कहीं ना कहीं आता ही है। लेकिन हमारा जीवन जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरता है। जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर के जब तक हम जीवित रहते हैं, और उसके बाद भी जब हम चले जाते हैं संसार से, तब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें अपने जीवन को मैनेज करने की बहुत आवश्यकता है। मान लिया आज एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो बहुत अच्छा अवसर होता है, बहुत खुशी का समय होता है। लेकिन आप ये समझिए कि वहीं पे एक मैटरनिटी एक्सपेंसेस होता है जो हॉस्पिटल में पे करने पड़ते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, फर्दर हायर एजुकेशन हो, और आप समझिए कि अगर हम इन चीजों को मैनेज ना करें, इनको हम प्लान ना करें, तो हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपना करियर शुरू करें तभी से हमें अपने वित्तीय चीजों को समझने की बहुत आवश्यकता है। जितना भी आप फाइनेंस को लेकर के समझेंगे उतना अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। एक जो स्टडी थी अभी रिसेंटली कि 70% से ज्यादा लोग जो सुसाइड करते हैं वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से करते हैं। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक रीजन है जिसकी वजह से लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा डिवोर्स के केसेस भी जो हमारे देश में होते हैं ज्यादातर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से होते हैं, और किसी रीजन की वजह से नहीं। तो अगर आप इन चीजों को मैनेज कर पाते हैं तो आप अपने जीवन को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बजटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोटेक्टिंग यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड हो, या आपके जाने के बाद आपकी लेगेसी से रिलेटेड हो। ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग। जी। जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप हर फोरम से बोलते हैं, और शायद आपने पहली बार इस मिथ की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन, नॉट फॉर ओनली रिच पीपल।
करेक्ट। ये एक धारणा होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग अमीरों के लिए है। तो ये मिथ आप हर प्लेटफॉर्म पर बताते हैं कि इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सबकी देखिए जरूरत है। शिवराज जी, वेल्थ मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए। अगर मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी की जरूरत, वो मेरी नीड है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब मैं फ्रिज देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं इसमें से ठंडे पानी की बोतल ले लूं। और वो ठंडा पानी क्या है, वो मेरी वांट है, वो मेरी डिजायर। लेकिन मैं अल्टीमेटली करता क्या हूँ, मैं जाके थम्स अप की बोतल खरीदता हूँ उसी फ्रिज से। क्योंकि थम्स अप के लिए शाहरुख खान ने कल मुझे कहा था कि भाई अगर आप थम्स अप पियेंगे तो आप मैचो मैन कहलाएंगे। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, हम डिमांड की तरफ बढ़ जाते हैं। एक जमाना था, अगर आप बात करें तो जब 1970 या 80 के दशक में हम पैसा कमाते थे, तो हम उस समय आप पकड़िए हंड्रेड्स में हमारी सैलरी होती थी। किसी की तनख्वाह 100 रुपए होती थी, किसी की 500 रुपए होती थी, किसी की 800 रुपए होती थी। अच्छे अच्छे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स या सीनियर आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर्स भी होते थे, वो भी 800 900 1000 रुपए की तनख्वाह पे काम करते थे। और पकड़िए जब हम 90 में आए, तो 90 के दशक में हम सैलरी हजारों में बात कर लेंगे। किसी की 10,000 सैलरी है, किसी की 20,000 सैलरी है, किसी की 30,000 सैलरी। और आप पकड़िए जैसे ही 1999 में ग्लोबलाइजेशन हुआ और इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और आपका ये टेलीकॉम सेक्टर, ये तीन सेक्टर्स ओपन हुए, उसके बाद से आप पकड़िए हमारी सैलरीज सीटीसीज में आने लगी, लैक्स में हम बातें करते लगे। और 2020 के बाद जब से कोविड हुआ है, उसके बाद से आप देखिए बहुत सारे लोग आपसे बताएंगे कि शिवराज जी मेरी तनख्वाह करोड़ों में। तो ये बदलाव आया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े शहरों में है। हमारा टीयर 2 और टीयर 3 टाउन, जो कि हम आज रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वहां पे भी बहुत बदलाव आए हैं। लोगों की इनकम बढ़ी है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तब भी, और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तब भी, आपको एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत बहुत ही स्पष्ट रहा सर। और कुछ अब हल्का सा इस दिशा में हम लोग बात करेंगे। है। जी। एक बहुत जमीनी हकीकत है सर कि मैं एक आंकड़ा से साझा करना चाहूंगा कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में हमारी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है अभी। हम देश में जब म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, लोगों की नीड है, तो अभी फरवरी 2025 में आंकड़े जारी किए गए एमफी की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं कि इंडस्ट्री को दो भागों में हम बांटते हैं, B30 सिटी एंड T30 सिटी, टॉप 30 सिटी एंड B30, जहां पर फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट का पेंट्रेशन कम है। B30 सिटी में कुल जो कंट्रीब्यूशन दिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, 73% वेल्थ से सिर्फ 30 शहरों से जाता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया ये 27% है। अगर इसको हम और थोड़ा सा गहरे में जाएं और एनालिसिस करें, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम आज 75 लाख करोड़ 74 लाख करोड़ की इर्द गिर्द है, मुंबई आपका 27% कंट्रीब्यूट करता है और दिल्ली 12%। मतलब एक एक तिहाई वेल्थ केवल दो शहरों से जाता है। तो रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब हम फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं। तो रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग पर जो आपकी पहल थी और हम लोगों के लिए मार्गदर्शन था और इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत बहुत आभार। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनेंशियल लिटरेसी गैप, मेजर गैप आया, इसके पीछे वजह क्या रही हमारे देश में, और इसको हमें कैसे इस गैप को फिल करना है? रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग या एजुकेशन क्या इस दिशा में एक सार्थक कदम होगा? शिवराज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर उस दिन आप अपने आप को उनकी जगह रखें तो और उनकी खिड़की से बाहर देखें भारत को, तो आपको समझ में आया कि भारत में कुछ नहीं था उस वक्त। लोगों के पास दो वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे, घर नहीं था, और हर तरफ अराजकता फैली हुई थी, लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। और वो एक समय था जब गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर बनने की सोची। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई बिजनेस शुरू नहीं करता तो मुझे बिजनेस करना चाहिए। और उस वजह से आप देखिएगा जितने बिजनेस शुरू में हमारे देश में आए, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने खुद स्टार्ट किए। इनफैक्ट जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए वो भी गवर्नमेंट के ही स्टार्ट किए हुए थे, और थोड़ा समय लगा। लेकिन आप पकड़िए कि बहुत साल लगे हमें, बहुत साल बीत गए, जब तक कि हमारा बैंकिंग पेनिट्रेशन, यानी कि हमारे देश में लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट, अगर आप पकड़िए तो 2011-12 तक हमारे देश में सिर्फ 26% लोगों के पास में सेविंग्स अकाउंट था। आज वो नंबर 74% पे जा चुका है।
है ना। सेविंग्स अकाउंट हमारे देश में काफी बड़े हैं, और ये मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेप था। उन्होंने बहुत इसमें काम किया, जिस जिस वजह से जनधन योजना के अंतर्गत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत बैंक अकाउंट्स काफी जगह खोले गए, और जिसकी वजह से आज सबके पास में बैंक अकाउंट का एक्सेस है। आप पकड़िए, जब बैंक अकाउंट का एक्सेस ही नहीं था तो लोग कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बारे में कैसे अपनी वेल्थ को ग्रो करने की सोचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे ऐसा रहा कि हमारा देश थोड़ा सा स्लो रहा इन चीजों में, बहुत पीछे रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हैं। अगर आप पकड़िए, जब 2001-2002 में म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था, उस वक्त हम साल में 1 लाख करोड़ का बिजनेस किया करते। आज हम 75 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप पकड़िए कि 75 लाख करोड़ अगर हम कर रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ तो हम हर महीने कर रहे हैं। जो उस वक्त हम 1 लाख करोड़ साल में किया करते थे टोटल मिला करके, जो पहला हमारा ईवीएम था 1 लाख करोड़ का, वो आज हम मंथली कर सकते हैं। और कुछ दिनों में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने से साल भर के अंदर में आप पकड़िएगा, तो ये हो सकता है 15 दिन के अंदर में हम 1 लाख करोड़ करना चाहिए। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। एक जो चैलेंज हमारे साथ रहा है वो ये रहा है कि हमारे जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल्स हो या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो हमारे देश में, वो मैक्सिमम जो है इस वक्त मुंबई में बेस्ड है, महाराष्ट्र में बेस्ड है ना। क्यों? क्योंकि मुंबई हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज हब रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई के बाहर आप औरंगाबाद चले जाइए या फिर आप नासिक चले जाइए तो वहां आपको ज्यादा लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कम है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। देखिए, अगर भारत की बात करते हैं हमारे देश की, तो भारत जो है वो हमारे 90% रूरल एरियाज में, जो हम 10% देखते हैं, जो मुंबई हो या दिल्ली हो या बैंगलोर हो, वो तो हमारा इंडिया है ना। जो हमारा भारत है वो तो रूरल इंडिया है। और जब हम वहां बढ़ते हैं और विकसित भारत की तरफ अपना पहला कदम लेते हैं, तो विकसित भारत अगर हमें 2047 तक अचीव करना है, तो कहते हैं कि अगर किसी भी देश को सस्टेनेबल बनाना है, किसी भी देश को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, डेवलप कंट्री बनने के लिए या विकसित बनने के लिए, लोगों को एजुकेशन प्रदान, लोगों को शिक्षा दो। और शिक्षा में भी वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हम एजुकेटेड तो हैं लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, वित्तीय शिक्षा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया कभी ये कुछ भी। आप पकड़िए, ना हमारे स्कूल में पढ़ाया गया, ना हमारे कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, किसी भी लेवल पे किसी ने हमें इन चीजों के बारे में कभी नहीं बताया। हमने जो सीखा, गलतियां करके सीखा, हाथ जला के सीखा। राइट। जिसने भी हमें बताया उसको खुद नहीं पता। किसी ने अगर मान लीजिए कि कुछ अच्छा कर लिया, तो हमने सोचा अरे इसने अच्छा किया तो मैं भी यहाँ इन्वेस्ट करूं, अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। राइट। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमारे पास में किसी ने भी मदद नहीं की हमें समझाने की। और आप ये समझिए कि जब हमारा देश फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा था, जब स्टॉक मार्केट्स ओपन हुए शिवराज जी, तो पहले तो सारे के सारे स्टॉक मार्केट्स में फ्रॉड से ही शुरुआत हुई। चाहे वो हर्षद मेहता स्कैम हो, या बाद में सत्यम का फियास्को हो, या जो भी चीजें हुई हमारे देश में, बहुत सारे लाइन से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे एनरॉन हो या जो भी केसेस हुए जहाँ पे एथिकल बिहेवियर जो कहते हैं लोगों का, वो सही नहीं रहा। इंटीग्रिटी के इश्यूज आए देश में, और उसकी वजह से लोगों के मन में डर था, क्या मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए। और लोगों को पहली बात तो जब अकाउंट ही नहीं थे, तो दूसरी चीजें तो करना तो बहुत ही दूर की बात। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? अगर हम लिटरेसी की बात करें, तो लिटरेसी का मतलब क्या है कि मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ और मैं साइन कर सकता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह है कि मुझे पता है कि मेरे पास बैंक अकाउंट है। अरे भाई, बैंक अकाउंट है तो क्या इसका मतलब आपको पता है कि बैंक अकाउंट ऑपरेट कैसे करता है, कैसे आपको लोन से दूर रहना चाहिए। आप पकड़िए कि रूरल एरियाज में आज की डेट में क्रेडिट्स बढ़ रहे हैं। लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, लोगों के पास में जो एमएफआईज हैं, जो आपके जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वहां से लोन्स हैं। उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग के ऑप्शंस हैं, दूसरे किसान विकास पत्र के ऑप्शंस हैं, एनएससी के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भारत सरकार ने खोल के रखे हैं। कन्या समृद्धि योजना है, ये सारी चीजें हैं। लोग, कितने लोगों को पता है? तो वो शिक्षा अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम और विकसित भारत की तरफ पहला कदम ये हो कि हम लोगों को शिक्षित करें। तो यहाँ पे आपका रोल शिवराज जी, और आप जैसे जितने भी हमारे सेफ के प्रोफेशन है भारत में, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम और आप आगे बढ़ के हर व्यक्ति को शिक्षित करने की कोशिश करें। और अगर हमने ये वित्तीय शिक्षा हर जगह तक पहुंचा दी, रूरल एरिया में हर व्यक्ति तक पहुंचा दी, तो समझिए कि अगर एक व्यक्ति तक पहुंचाई तो एक परिवार तक पहुंचाई, एक परिवार तक पहुंचाई तो सोसाइटी और इकोनॉमी और देश की ग्रोथ लगभग तय है। तो विकसित भारत जो 2047 तक हम सोच रहे हैं, अगर हम ये वित्तीय शिक्षा हर जगह तक ले जा पाए रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू, तो आप समझिए शिवराज जी, हम ये 2035 तक अचीव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अचीव करें 2047 तक। मैं कहता हूं कि अगर ये अच्छे से हो गया और हम इसको लेकर के गए एजुकेशन को हर व्यक्ति के पास, तो 2035 तक
कोई नहीं रोक सकता हमें, क्योंकि अभी बहुत कुछ आ रहा है। आप पकड़िए रूरल एरियाज में लोगों के पास इतनी सारी चीजें हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनके पास जो कवरेजेस हैं उनकी जानकारी नहीं है, उनके पास जो ऑप्शंस हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है। उनको जैसे जैसे जानकारियां मिलेंगी उनके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे, वो भी ग्रो करेंगे और वो भी वेल्दी होंगे। जी ये शिवराज। बहुत स्पष्ट राय है सर। और इसको हम लोग डिफरेंट फोरम पर आपको देख पाते हैं, चाहे चाहे वो चेतना सीरीज हो या इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्शन हो या यहाँ तक कि ग्रास रूट लेवल पर। और हम लोग तो इस चीज की प्रशंसा करते हैं कि अब की बार रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपने वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे को डेडिकेट किया मिर्जापुर जैसी छोटी जगह पर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और सवाल है सर, बहुत छोटे से, कि फाइनेंशियल मार्केट में आज सर डिफरेंट सर्टिफिकेशन है। और खासकर वो लोग जो सर्टिफिकेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल इनिशिएटिव भी उनका साथ में रहता है। तो डिफरेंट सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल है। इस परिप्रेक्ष्य में आप सीएफपी सर्टिफिकेशन को कैसे अलग देखते हैं? ये कैसे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन करता है? और अगर कोई इन्वेस्टर वैल्यू प्रोपगेशन पर बात करे या वैल्यू एडिशन पर बात करे तो सीएफपी सर्टिफिकेशन कैसे आप डिफरेंट देखते हैं, जिसके आप लीडर हैं, अगुआ हैं और जिसको आप प्रमोट करते हैं? तो शिवराज जी, जैसा मैंने आपसे कहा कि सीएफपी सर्टिफिकेशन ऑलरेडी 51 साल हो चुके हैं इसको। तो ये 51 साल यंग सर्टिफिकेशन है। यंग इसलिए है क्योंकि ये बच्चों से डील करता है जो करियर बनाना चाहते हैं अपना। और बच्चे बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उनको पता है कि उन्हें जीवन में क्या करना है, उनका एक लक्ष्य होता है। तो हम उनके साथ रहते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोग्राम रिलेवेंट रहे, जैसा कि मार्केट की रिक्वायरमेंट्स। पहली चीज तो यह है कि दुनिया भर में बहुत सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट और रिलेटेड एरिया से हैं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग का हम अकेला कोर्स है दुनिया भर में जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। दूसरी बात यह है, सर्टिफिकेशन आपके पास में एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी से आता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि ग्लोबली फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप इसमें इस ये सर्टिफिकेशन करते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी से आ रहा है, और आप 2,30,648 लोगों के नेटवर्क में शामिल होते हैं, तो आप पकड़िए कि आप कितने बड़े नेटवर्क के पार्ट हैं। और दूसरी बात यह है कि सीएफपी अपने आप में एक डेजिग्नेशन है। बाहर बाहर आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिले, कोई भी पेपर मिले जो कहते हैं कि हाँ हम ये कोर्स कराते हैं, वो आपको एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो आपका जिंदगी भर का एक डेजिग्नेशन आपके साथ है। एक सीएफपी प्रोफेशनल प्रैक्टिकली एक फाइनेंशियल डॉक्टर। जैसे कि आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना होता है, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको सीएफपी सर्टिफिकेशन करना है। तो मैं किसी और से कंपैरिजन कर नहीं सकता, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेशन हमारे बराबर नहीं है इस वक्त दुनिया में। हम अकेले हैं। और मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा एरिया है जिसको, जैसा कि मैंने कहा, कि जिसको बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता हमारे कोर्सेज में और एजुकेशन सिस्टम में। और वही हमने पहल की। आपने बताया कि हमने आईआईएम्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप किया है। तो उसका कारण भी यही था कि कहीं ना कहीं पे हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि देखिए ये भी एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है। चाहे वो आपसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे आपसे रिलेटेड इंश्योरेंस और रिटायरमेंट से रिलेटेड बातें हो, आपके टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड बातें हो, आपके एस्टेट प्लानिंग और आपके पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट की जो बात करिकुलम में होती है, एमबीए के करिकुलम में या किसी भी बीबीए या दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में होती है, वो हमेशा बिजनेस रिलेटेड होती है, कभी भी पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होती। तो हमारा जो करिकुलम है वो इतना रोबस्ट है, क्योंकि क्या होता है हर लेवल पे हम एक स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे जब आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का लेवल किया तो आप स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में बनते हैं। फिर आप रिटायरमेंट और टैक्स प्लानिंग और इंश्योरेंस में स्पेशलिस्ट बनते हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट बनते हैं एस्टेट प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड देन फाइनली जब आप एक केस स्टडी के द्वारा एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, रियल लाइफ फाइनेंशियल प्लान, और फिर फाइनली आप सीएफपी एग्जाम लिखते हैं, उसके बाद आप एथिक्स मॉड्यूल करके 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके सीएफपी प्रोफेशनल बनते हैं। तो आप पकड़िए कि कोई भी कोर्स अगर आपसे कहता है कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में या 6 महीने में फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, शायद आपको वो गलत राय दे रहा है। और इतना समझिए कि कोई जो चीज जल्दी होती है वो हमेशा नुकसानदायक ही होती है। तो चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कहता है कि 6 महीने में आपको रिटर्न दूंगा, बिल्कुल भरोसा मत करिए। कोई कोर्स आपसे कहता है कि मैं आपको 3 महीने में करा दूंगा, बिल्कुल भरोसा मत करिए। प्रोफेशनल कोर्सेस हमेशा हाईली रिगरस होते हैं, उनमें आपको मेहनत करनी होती है और सीखना होता है, और फिर आप जाके एक प्रोफेशनल बनते हैं। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप जब प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपको हर साल सीपीडी पॉइंट्स भी लेने पड़ते हैं, कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप आगे जाकर के अपने सर्टिफिकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हमसे किसी और का कंपैरिजन ही नहीं है। तो मैं किसी को कंपटीशन नहीं मानता यहाँ पे। और बच्चों को समझना चाहिए कि ये अपने आप में एक मास्टर्स लेवल का कोर्स है,
और उनको एक प्रोफेशनल बनाता है जो उनको जीवन में हमेशा उनको काम आएगा, चाहे वो किसी और की मदद करें या खुद की मदद करें, हर तरह से। क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक लाइफ स्किल है, जिसको आप एक बार सीख जाए तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इतना मैं और चीज बता दूं कि हम सीएफपी और फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड मार्क्स ओन करते हैं, वी आर दी ओनर्स ऑफ द मार्क्स। तो कोई और आपसे कहता है कि ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपसे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि ओनर कोई और है, ओनर फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स पे। जी। दो एरिया पर और आपके विचार जानना चाहेंगे सर, हालांकि हम लोग एक लंबे समय से बात कर रहे हैं। जी। एक जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रिक मार्केट रही है। ये जी। चाहे हम लोग एलआईसी जब 1956 से आई तो एक परिपाटी आई, क्योंकि वो पायनियर जैसा रहा जो घर घर में जाकर लोगों को बताना, या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स रही, क्योंकि 1992 के पहले हम लोगों के पास कोई सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर न होने के नाते हम एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रिक बाजार बनकर रह गए। तो जब आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के काम को देखते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन के काम को देखते हैं, तो आपके एक फेवरेट कोटेशन को मैं शेयर करता हूं, जो आप कहते हैं क्लाइंट इंटरेस्ट फर्स्ट। सारी पढ़ाई एक तरफ और ये क्लाइंट इंटरेस्ट फर्स्ट। तो इसमें एक बैलेंस कैसे कोई मेंटेन करे, एक प्रोफेशनल कैसे मेंटेन करे, उसके लिए आपके एथिकल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हैं आप। तो आप कैसे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और एथिकल स्टैंडर्ड दोनों साथ साथ में मैनेज किए जाए? तो इसका, इस पर आपकी क्या राय है? और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक सीएफपी प्रोफेशनल एक फाइनेंशियल डॉक्टर, और पकड़िए कि सीएफपी प्रोफेशनल एक चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरह है, एक कंसल्टेंट की तरह है, जहां पे कि आपका काम है लोगों को सही राय देना, लोगों को एक प्लान बना के देना, उनकी नीड के बेसिस पे उनके गोल्स डिफाइन करना, उनकी रिस्क एपिटाइट देखना, और वो जीवन में क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से उनको एक डायरेक्शन देना, और उनके साथ हमेशा रहना। ये समझिए कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल आज एक प्रोडक्ट बेच के कल आपके सामने से भाग नहीं जाएगा या गायब नहीं हो जाएगा, वो जीवन के हर पड़ाव पे आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि आज पकड़िए कि जब आप 21 या 22 साल के हैं तो आपके गोल्स डिफरेंट हैं, लाइफ में कुछ आप अचीव करना चाहते हैं। 27 से 28 का होते होते आपके गोल बदल जाते हैं, है ना। 35 होते होते आपके पास नए गोल्स होते हैं, जहां पे कि 28 में आप सोच रहे होते हैं शादी करना, 35 होते होते आप बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं, 45-50 होते होते आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आप अपने सेकंड इनिंग्स के बारे में सोचते हैं, है ना। ताकि आप जब नहीं है तो उस समय आप लेगेसी फर्दर उसके बियॉन्ड कैसे छोड़ के जाएं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा जो देश का एवरेज एज है आज की डेट में, वो लाइफ स्पैन के हिसाब से 73 हो चुकी है, लेकिन थैंक्स टू द मेडिकल टेक्नोलॉजी लोग 85, 90, 95, 100 साल तक जीते हैं, और जो लोग रिटायर नहीं होते वो बहुत लंबा जीते हैं। एक बुक है इकिगाई करके, है ना, जापानीज टेक्निक है, उसके बारे में एक किताब लिखी गई है। उसमें एक जापानीज गांव के बारे में बताया गया है, जहां पे हर व्यक्ति, वहां पे 200 लोग रहते हैं उस गांव में, हर व्यक्ति 100 साल से ऊपर जीता। उनकी डेथ 100 से पहले नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी भी वो काम करना नहीं छोड़ते, वो हमेशा काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, कम्युनिटी फीलिंग है वो। इसीलिए हर व्यक्ति जिंदा रहता है 100 के ऊपर। तो अगर हम मन में रिटायरमेंट को ना देखें और हमेशा जीवन जीने का प्रयास करें और काम करते रहें, तो हम हमेशा जी सकते हैं। पॉलिटिशियंस को देखिए, 95 की उम्र में भी 1 लाख लोगों के साथ बात कर सकते हैं विद द सेम एनर्जी एज अ 35 ईयर ओल्ड मैन, है ना। तो ज्यादा अंतर नहीं रहता। दूसरी बात यह है जो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारे गोल्स डिफरेंट हैं हमारी लाइफ में, तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल का काम यह है कि उसको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, उसको एक कंसल्टेंसी देनी है, और कस्टमर्स के लिए क्लाइंट फर्स्ट इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि एथिक्स इंटीग्रिटी हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं एससीएफ। जहां तक कि प्रोडक्ट सेलिंग की बात है, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट को, जैसा आपने शिवराज जी कहा, तो हम उसके लिए आरआईए का लाइसेंस लेते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनते हैं, जो कि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से है। अगर हम इंश्योरेंस का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इंश्योरेंस एडवाइजरी का लाइसेंस लेते हैं। रिटायरमेंट करना है तो हम रिटायरमेंट का लाइसेंस लेते हैं, है ना। एमफी के से हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस लेते हैं। बट ओवरऑल आप ये समझिए, हमें इन प्रोडक्ट्स को अगर बेचना है तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम खुद बेचें या वैसे लोग हमारे अंडर में अपॉइंट करें जो कि इन चीजों को जी। बेच सकते हैं। और बहुत सारे सीएफपी प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो अपनी फर्म्स रन करते हैं, तो अपने नीचे वो इन लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तो जहां तक अडेरेंस टू नॉर्म्स है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, प्रोडक्ट सेलिंग के हिसाब से, उसको भी हम फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा मेन एम ये है कि हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना। शिवराज जी, अगर किसी को बुखार है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्रोसिन या डोलो खरीदिए, हम कहेंगे कि आप पैरासीटामोल लीजिए, जो कि जेनरिक नेम। प्रोडक्ट कौन सा लेना है वो कस्टमर की खुद की चॉइस होनी चाहिए। हम उसको राइट प्लान देंगे, राइट डायरेक्शन देंगे, और उनको बताएंगे कि कैसे अपने लाइफ को, कैसे अपने जीवन को नेविगेट करना है, आगे जाकर के कैसे अपने जीवन को सुलभ बनाना है, इजी बनाना है,
और अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और ये हर स्टेप जी। पे आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो एवर इवॉल्विंग है, बदलते जाएंगे, चेंज होते रहेंगे, और साल भर में चेंज हो जाते हैं, 6 महीने में बदल जाते हैं, कभी कभी महीने भर में बदल जाते हैं। तो आपको उस पर ध्यान देना जरूरी है, और सही व्यक्ति से सही राय लेना बहुत। तो आखिरी सवाल सर, बहुत क्लियर विजन के लिए मैं इस सवाल में आपको धन्यवाद भी है कि हम लोगों के पास जो आंकड़े आए हैं, टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है सीएफपी प्रोफेशनल के लिए, जो इंडिया आई 70.70, अगर मैं करेक्ट हूँ। ये हमारी ग्रोथ रेट रही है। 3,215 लोग भारत में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इनिशिएटिव की हर प्लेटफॉर्म से चर्चा करते, विकसित भारत 2047। जाहिर सी बात है कि भारत, जो आपने कहा कि गांव में रहता है, इंडिया बड़े शहरों में रहता है। तो रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आपका विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन क्या है? और वो लोग जो काम कर रहे हैं रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि ये एक बिजनेस प्रोफेशन से ज्यादा सोशल इनिशिएटिव है, उनके आउटपुट्स कम है और वो उन्हें मेहनत करनी होती है। तो रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आपका मिशन और आपका विजन क्या है, और आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस दिशा में उन्हें प्रयास करना चाहिए रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग अप टू 2047? या मैंने तो 2035 की बात कर दी है शिवराज जी ऑलरेडी। अगर आप देखें 2047 की जहां तक बात है विकसित भारत की, कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता अगर वहां पे हर इंडिविजुअल विकसित नहीं है ना। और हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा देश जो है वो, भारत जो है वो 90% रूरल इंडिया में है। वो 10% के अर्बन इंडिया में नहीं है, जो कि मेजोरिटी जो आपके मेजर सिटीज हैं, चाहे उसमें हम कैपिटल सिटीज भी ले लें और मेट्रो सिटीज भी ले लें। और जहां तक रूरल के आगे बढ़ने की बात है, अगर रूरल आगे नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। हमारे देश की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। आज हम 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुंभ मेले में करीब 1 ट्रिलियन हमने ऐड किया है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ही था कुछ दिन पहले, किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2030 का है। मैंने कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि 2028 तक हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 3 साल में आप देखिएगा हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं 2028। इसमें ज्यादातर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो रूरल इंडिया है। इसीलिए रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, डिजिटल लिटरेसी हो, है ना, या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड लिटरेसी हो, या फिर बैंकिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड लिटरेसी हो। ये बहुत ज्यादा जरूरत है हर व्यक्ति को जानने की। देखिए, इंश्योरेंस के बारे में लोगों को नहीं पता है, खुद के इंश्योरेंस, चाहे वो उनके जीवन का इंश्योरेंस हो, उनके कैटल का इंश्योरेंस हो, जो उनके पास में एनिमल्स हैं जिनको उन्होंने पाला हुआ है, जो उनके पेट्स हैं, या फिर उनके प्रोड्यूस का इंश्योरेंस है, जो भी फार्म प्रोड्यूस उन्होंने किए हैं, उन सारी चीजों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उनके खुद के हेल्थ के लिए हैं, इन सब पे उनके पास जानकारी नहीं है। वो जो लोन्स लेते हैं, उन लोन्स को कैसे मैनेज करना है और कैसे उस डेट ट्रैप से निकलना है, उस लोन के ट्रैप से निकलना है, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि इन्वेस्ट करके कैसे पैसे बढ़ाने हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इन पैसों के साथ में, अपने जीवन को और सार्थक बना सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस शिक्षा को हर लेवल तक हम पहुंचा सकें, छोटे छोटे शहरों तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, और व्यक्ति तक पहुंचे। जितना हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, इस जानकारी को लेके जाएंगे। शिवराज जी, मैंने जैसे कहा, यहाँ पे हमारा रोल 3,215 से ऊपर जो हमारे सीएफपी प्रोफेशनल्स आज की डेट में भारत में है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर व्यक्ति तक ये जानकारी ले जा सकें। चाहे हम इसको स्कूल के माध्यम से ले जाएं, या कॉलेजेस के माध्यम से, या यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, या फिर हम उनके लिए सेमिनार्स और इवेंट्स करें, एक्टिविटीज करें। और मैं आपको बता दूं कि हमारी प्लेज है एज एफपीएसबी इंडिया कि हमें इस पे काम करना है। हमारा विजन बहुत क्लियर है कि हमें भारत को फाइनेंशियली एडुकेटेड बनाना है, और इसके लिए आप लोगों के सहयोग से हम इसे करेंगे। और हम, एक ही लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो आज सुन रहे हैं हमारे इस सेशन को, जो भी इस सेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने सीखा और समझा है, जाके और लोगों से शेयर करिए और लोगों को बताइए। जितने ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, उतनी ज्यादा जानकारी आगे बढ़ेगी। आपके डिनर टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल और लंच टेबल के डिस्कशन में मूवीज की जगह पे फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करना शुरू करिए। आपके वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में एक हेल्थ कार्ड कैरी करना शुरू करिए। देखिए जीवन कैसे आगे बढ़ता है और कैसे बदलता सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कम्युनिटी की तरफ से, इंटेलेक्ट इंटेलिजेंट फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से, जो आपके इनिशिएटिव एथराइज फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म का हम लोग आगे ले जा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग और खासकर रूरल फाइनेंशियल प्लानिंग पर अपना स्पष्ट विचार
और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी फिर मुलाकात करेंगे मुझसे। धन्यवाद।